नमस्कार साथियों। क्लास 11th एमपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आप लोगों की त्रैमासिक परीक्षाएं चल रही हैं 2024-25 की, और आप लोगों का 21 सितंबर 2024 को यहां पर जीव विज्ञान का पेपर है। इसलिए हम आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं। अगर आपने यहां पर इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो यकीन मानो आपका जो बायोलॉजी का स्कोर है सबसे ज़्यादा क्लास में आप ही का ही होगा। इस बात की हम यहाँ पर 100% की गारंटी देते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी प्रश्न आप बताएंगे सिर्फ आपको उतनी अपनी बुक या कॉपी से तैयार कर लेने हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार करिए। और यहाँ पर ध्यान रखिए, जब जब भी आप बायोलॉजी का पेपर देने जाएं तो यहाँ पर आप लोग राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। और जो आप लोग डायग्राम बनाते हैं वो डायग्राम काफ़ी साफ सुथरे डायग्राम बनाएं और उन पर नाम अंकित करना ना भूलें, वरना आपको जो टीचर है आपको नंबर नहीं देगा। बाद में आप कहेंगे सर आपने नंबर क्यों काट दिया। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें। यहाँ पर आपको एमपी बोर्ड से सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है, इसलिए आप वीडियो को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको जितने भी हम प्रश्न बताएंगे वो आपको सभी के सभी प्रश्न तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर आपको मैंने क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आंसर भी लिख दिया है ताकि आपको यहाँ पर पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ आप सभी अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है तुम्हारा कौन है? हैजा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है पादप जगत के उभयचर होते हैं। तो पादप जगत के उभयचर कौन होते हैं? ब्रायोफाइटा। कौन होते हैं? ब्रायोफाइटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हल्के में नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है मूल रोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं। तो ये आपको बताना है मूल रोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र में। कहाँ पाए जाते हैं? दीर्घीकरण क्षेत्र में। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से अंडे देने वाला स्तनधारी है। तो अंडे देने वाला स्तनधारी यहाँ पर कौन है? प्लेटिपस। कौन है? प्लेटिपस। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्लेटिपस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पौधों की जो रूट होती हैं, रूट से जड़ का जल तथा खनिज का रबड़ परिवहन किस ऊतक से होता है। मतलब कि पौधों में जल का परिवहन और उसके साथ जो खनिज रबड़ होते हैं उसका परिवहन किसके साथ होता है? तो जाइलम के द्वारा उसका परिवहन होता है। और खाना का परिवहन किससे होता है? भोजन का परिवहन किससे होता है? यहाँ पर आप देखेंगे फ्लोएम से। किससे होता है? फाइलम से। तो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है रॉबर्ट ब्राउन ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्र की खोज की थी। आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एटीपी की खोज किसने की थी। तो एटीपी की खोज किसने की थी? एटीपी की खोज हमारी की थी कार्ल लोमीन ने की थी। कार्ल लोमीन ने की थी। आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के नीचे मैंने उसका आंसर लिख दिया है ताकि यहाँ पर आपको कोई भी पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पादप विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ होता है सिंगल अथवा डबल स्टैंड आरएनए। तो यहाँ पर आपको क्या बनना है? सिंगल अथवा डबल स्टैंड आरएनए आपको यहाँ पर फिलअप करना है। 5 जगत वर्गीकरण के जनक कौन है? आर.एच. व्हीटेकर। इनको यहाँ पर आधुनिक जगत के वर्गीकरण का दाता भी कहा जाता है, आर.एच. व्हीटेकर को। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है स्टार फिश के जो हमारी स्टार फिश होती है उसके
प्रचलन डॉट डॉट नामक संरचना द्वारा होता है, तो नल पदों द्वारा। किसके द्वारा? नल पदों द्वारा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है भोजन, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। केचुए में भोजन का पीसने का कार्य कौन करता है? गिजड़। कौन करता है? गिजड़। ये आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है केंद्र की खोज किसने की? तो सभी को पता है केंद्र की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने की है। डीएनए तथा आरएनए के उदाहरण, जो हमारे डीएनए है और जो हमारा आरएनए है, ठीक है, ये न्यूक्लिक अम्ल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक शब्द के आपको एक शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने किया था। शैवालों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। इसके बाद मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। एक बीजपत्री मूल में संवहन बंडल की संख्या होती है 6 से अधिक। मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? विशिष्ट संयोजी ऊतक में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। हरित लवक किन किन कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं? सुकेंद्रित पादप कोशिकाओं में और शैवालीय कोशिकाओं में हरित लवक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो घेंगा रोग जो हमारा है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको जो मैचिंग करनी है, क्या करनी है? मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है प्रोटीन। क्या कह रहा है? प्रोटीन। तो आपको प्रोटीन का किससे मिलाना होगा? आपको पूरी देख रहे प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारा एक प्रकार का क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है? अमीनो अम्ल। तो आपको इसको मिलाना होगा अमीनो अम्ल से। कार्बोहाइड्रेट हमारा एक प्रकार का क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो आपको ग्लूकोज से इसको मिला देना है। वसा हमारा एक वसीय अम्ल है, तो आप इसको वसीय अम्ल से मिला देंगे। आरएनए हमारा एक न्यूक्लियोटाइड्स है, यानी कि न्यूक्लिय अम्ल है, तो इसको आपको यहाँ पर मिला देना है। आयोडीन अभी बताया, घेंगा रोग। इसके बाद लौह तत्व। तो लौह तत्व यहाँ पर लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और स्वाद्विगुणन, तो ये हमारा किससे हो जाएगा? स्वाद्विगुणन हमारा किससे हो जाएगा? ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रोटीन हमारा किससे मिल जाएगा? अमीनो अम्ल से मिल जाएगा। अमीनो अम्ल से मिल जाएगा, आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर प्रोटीन किससे मिल जाएगा? अमीनो अम्ल से मिल जाएगा। और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारा मिलेगा ग्लूकोज से। किससे मिलेगा? ग्लूकोज से मिलेगा। वसा हमारा मिलेगा वसीय अम्ल से मिलेगा। आरएनए है, जो कि यहाँ पर हमारा आरएनए है, तो आरएनए किससे मिलेगा? यहाँ पर वसा वाला किससे मिलेगा? वसीय अम्ल से मिलेगा। जो यहाँ पर हमारा आरएनए है वो मिलेगा न्यूक्लियोटाइड से मिलेगा। आयोडीन है वो हमारा यहाँ पर घेंगा रोग से मिलेगा। लौह तत्व है वो हमारा एनीमिया से मिलेगा। और यहाँ पर स्वाद्विगुणन है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। तो ये आपकी एकदम क्लियर मैचिंग होगी। आप इस मैचिंग को तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचिंग है, ठीक है। आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड वेरी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न, यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है जिन लोगों से प्रायः आप मिलते रहते हैं, आप उन्हें किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे? संकेत, देश, भाषा, प्रदेश जिसमें वो रहते हैं, आर्थिक स्तर की आदि। तो यहाँ पर उत्तर आपको यहाँ पर नीचे मैंने इसका आंसर लिख दिया, आप सभी लोगों को आंसर पढ़ लेना है। यहाँ पर मैंने आंसर इसलिए लिख दिया, एक बच्चे ने कमेंट किया था सर आप आंसर नहीं बताते हैं, इसलिए मैंने इसका आंसर टाइप कर दिया। 11th का छात्र है, उसने बोला सर आप आंसर भी टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए आंसर भी टाइप कर दिया ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका यहाँ पर दायित्व तो बनता है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्यष्टि और समष्टि की पहचान में हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका भी आंसर यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया। आप इसका उत्तर आराम से वीडियो को पॉज करिए, आराम से पढ़िएगा। आप वीडियो पॉज करेंगे, आराम से पढ़िए, या आपके सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको तैयार ही करना है। इसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से दो महत्वपूर्ण उपयोगों में आपको लिखना है। परपोषी बैक्टीरिया और खाद्य बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पर आप लोगों को चर्चा करनी है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले परपोषी बैक्टीरिया के देख लीजिए। परपोषी बैक्टीरिया का यहाँ पर आपने पूरा लिख दिया है। ये आप परपोषी बैक्टीरिया का पूरी जानकारी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छे प्रकार से इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, अच्छे प्रकार से पढ़ लेना। इसके बाद आप यहाँ पर खाद्य बैक्टीरिया का देख लीजिए। खाद्य बैक्टीरिया का ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप सभी छात्र इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर तैयार किया है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है केंद्रक छिद्र क्या है, इसके कार्य लिखिए। तो केंद्रक छिद्र क्या है, इसके कार्य लिखिए। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया, आप इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। जितने भी हमारे छात्र हैं सभी इसको एकदम घोर के पी जाइए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कह रहा है कि लयनकाय व रसधानी दोनों में अंतः झिल्लियों की संरचना है, फिर भी कार्य की दृष्टि से अलग अलग होते हैं, आपको इस पर टिप्पणी करना है। तो लयनकाय यानी कि लाइसोसोम और रसधानी पर आपको अलग अलग चर्चाएं करनी है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लयनकाय और रसधानी पर दोनों पर आप लोग यहाँ पर अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, ताकि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। यहाँ पर हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। आप अच्छे प्रकार से इसको तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्या आप प्रोटीन की अवधारणा के आधार पर वर्णन कर सकते हैं कि दूध का दही तथा योगार्ट में परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर मैंने इसके नीचे आंसर लिख दिया। आप वीडियो को पॉज करिए, आराम से पढ़िए, जल्दबाजी किसी बात की नहीं है। आपका पेपर बढ़िया जाना चाहिए, सिर्फ आपका ये टारगेट होना चाहिए, ठीक है। और राइटिंग का सभी लोग बच्चे अपने पेपर में ध्यान रखेंगे, क्योंकि राइटिंग हमारे लिए बहुत ही महत्व रखती है। और आप लोगों को डायग्राम पर भी काफ़ी बढ़िया ध्यान देना है, ताकि आपका डायग्राम जो कॉपी चेक करे वो आपको पूरे नंबर दे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्या आप व्यावहारिक दृष्टि से उपलब्ध परमाणु मॉडल वॉल स्टिक नमूना का प्रयोग करते हुए जैव अणुओं का प्रारूप बना सकते हैं। तो बिल्कुल जी हाँ, व्यापारिक दृष्टि से उपलब्ध परमाणु मॉडल का प्रयोग करते हुए जैव अणुओं का प्रारूप बना सकते हैं। तो ये आपको उत्तर हो जाएगा, आपको इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक ही पौधे की पत्ती की छाया वाला उल्टा भाग देखें, ठीक है, और चमक वाले भाग सीधे भाग की तुलना करें, अथवा गमले में लगी धूप में रखे हुए तथा छाया में रखे हुए पौधे के बीच में आपको तुलना करनी है। कौन सा हरे रंग का पौधा ज़्यादा होगा, क्यों। जिसको यहाँ पर प्रकाश ज़्यादा मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है, जिसको भोजन ज़्यादा मिलेगा वही बच्चा हष्ट-पुष्ट रहेगा। तो जिसको यहाँ पर प्रकाश ज़्यादा मिलेगा, खाना पीना बना लेगा, वो यहाँ पर ज़्यादा हरा भरा रहेगा। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ऑक्सीकारी फास्फोक्लिरीकरण क्या है। तो इसको ये क्वेश्चन आपके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा में ये 100% क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न नंबर यहाँ पर देख लीजिए। सांस के प्रत्येक चरण में मुक्त होने वाली ऊर्जा का महत्व बताइए। तो यहाँ पर मुक्त ऊर्जा का आपको महत्व बताना है कि क्या महत्व होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या महत्व होगा। तो यहाँ पर क्या महत्व आपको सभी को यहाँ पर जो आंसर नीचे दिख रहा है, आप इसी प्रकार इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है, ठीक है। सभी को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। यहाँ पर आपको मैंने आंसर भी शो कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है जैव क्षमता क्या है, इसका महत्व बताइए। तो यहाँ पर जैव क्षमता क्या है, इसका महत्व बताइए। यहाँ पर मैंने इसका नीचे आंसर लिख दिया है कि जैव क्षमता क्या है। सारा कुछ यहाँ पर मैंने बिल्कुल सटीक लिखा है, ताकि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके बाद कह रहा है सामान्य निःश्वसन के उपरांत फेफड़ों में शेष वायु का आयतन बताइए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सामान्य निःश्वसन के उपरांत फेफड़ों में शेष वायु का जो आयतन होता है 2200 मिली होता है। कितना होता है, 2200 मिली होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक, हम लोग उसको क्यों मानते हैं, वो ये आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त एक जो हमारा है वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है दोहरे परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसका लाभ लिखिए। इसका आप लोगों को यहाँ पर
डायग्राम भी तैयार कर लेना। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, तो आप इसका डायग्राम भी तैयार कर लेंगे। डायग्राम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी लोग डायग्राम को ज़रूर तैयार करें, जो जहाँ मैं कहूँ उसका डायग्राम ज़रूर तैयार करें। इसके बाद गुच्छीय निस्यंद दर क्या है, उसको आपको यहाँ पर परिभाषित करना है। गुच्छीय निस्यंद दर पर आपको स्वनियमन क्रियाविधि समझाइए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को तैयार करना है, फिर आपको इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना है। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे सभी छात्र। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मूत्रण की व्याख्या कीजिए। तो मूत्रण की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है अच्छे प्रकार से, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सटीक प्रकार से लिखा हुआ ही दिख रहा होगा। इसके बाद परासरण नियमन का आपको अर्थ बताना है। परासरण नियमन का आपको यहाँ पर अर्थ बताना है, तो इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वर्गीकरण की पद्धतियाँ, वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ साथ आय परिवर्तन की व्याख्या करनी है लीनियस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको करा दिया है मैंने। अब इसको अच्छे प्रकार से वीडियो को पॉज करिए, आराम से पढ़िएगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कृत्रिम वर्गीकरण, तो आप इसको भी कर लेंगे। सारे के सारे यहाँ पर रीजन ही है। प्राकृतिक वर्गीकरण भी पढ़ लेंगे। इसको वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे आप लोग। वीडियो को पॉज करें और आराम से इसको पढ़िएगा। तो ये था हमारा आज का क्लास 11 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी थे सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे बायोलॉजी के। इसको आप सभी लोग अच्छे प्रकार से तैयार कर लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अपने सभी यार दोस्तों को शेयर भी करिए, ताकि यहाँ पर वो भी लोग इसकी अच्छी तैयारी कर पाएँ। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।